बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 20 जो कि इस यूनिट का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा शील्डिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टार्ट करेंगे हम शील्डिंग इफेक्ट से। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो रिपल्जन की फोर्स है जो कि इलेक्ट्रॉन्स अप्लाई करते हैं न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। ठीक है, यानी जब हमारे पास कोई एटम होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स की प्लेसमेंट होती है तो वहाँ पे आपको पता है न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन जो कि है पॉजिटिवली चार्ज्ड, दूसरा है न्यूट्रॉन जिस पे कोई चार्ज नहीं है, ज़ीरो चार्ज है उस पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की प्लेसमेंट होती है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम की। ठीक है, सोडियम की एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की प्लेसमेंट है, हम शेल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो प्लेसमेंट क्या बताती है कि शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ सकते हैं, जो एल शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। लेकिन सोडियम के केस में हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब इससे हमें पता क्या चलता है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, सारे न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो जब ये अट्रैक्ट करते हैं फिर तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस में फॉल हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि ये जो शेल्स है ये स्पेसिफिक फिक्स्ड पोजीशंस पे होते हैं और इसमें ही इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। दूसरी वजह ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपस में रिपेल करते हैं, नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज तो ये रिपेल करेंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। रिपेल क्यों करना चाह रहे हैं वो, इसलिए रिपेल करना चाह रहे हैं कि कहीं वो अट्रैक्ट होके न्यूक्लियस में ना गिर पड़े, ताकि वो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को बचा सके न्यूक्लियर चार्ज के होल्ड से। क्यों बचाना चाह रहे हैं, इसलिए बचाना चाह रहे हैं कि आपको पता है कि फ्री स्टेट में जो एटम्स होते हैं वो स्टेबल नहीं होते। तो जब हमने रिएक्शंस करने हैं, जब हमने स्टेबिलिटी गेन करनी है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स का लॉस और गेन तो चलता रहेगा। तो अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को जाने ही नहीं देगा तो रिएक्शन कैसे होगा, बॉन्ड कैसे बनेगा, स्टेबिलिटी कैसे गेन होगी। तो उस स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हर एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस कोशिश में लगे रहते हैं कि भाई वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को स्पेस दे दे, उसको दूर भगाए, कहाँ से, न्यूक्लियस से, ताकि अगर कोई और एटम उसके साथ रिएक्ट करना चाह रहा है तो वो उस इलेक्ट्रॉन को ले सके। ठीक है, तो ये जो फिनोमेना है ये हमारे पास है शील्डिंग इफेक्ट का। इस शील्डिंग इफेक्ट के पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड्स हैं ये देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में शील्डिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा और अक्रॉस द पीरियड जो है पीरियोडिक टेबल में ये अनचेंज्ड रहेगा। अब तक जो फिनोमेना हम देख रहे थे उन फिनोमेना में हमने बात की थी कि या तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है या फिर अलोंग द पीरियड भी डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये वाहिद वो प्रॉपर्टी है, वो फैक्टर है जो कि डाउन द ग्रुप तो हम कह रहे हैं कि वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है, अलोंग द पीरियड अनचेंज्ड है, यानी सेम रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना तो इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है। ठीक है जी, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है अगर
वो बढ़ रहे हैं डाउन द ग्रुप, तो इसका मतलब उनका इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। इफेक्ट किस चीज़ का? रिपल्जन का। तो अगर रिपल्जन ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब उस शील्डिंग इफेक्ट की वजह से आसानी होगी कि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सके, न्यूक्लियस से बचा सके और उसको किसी और एटम को दे सके। ठीक है जी। तो डाउन द ग्रुप जो है शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, जबकि अलोंग द पीरियड शील्डिंग इफेक्ट पे कोई चेंज नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है कि अलोंग द पीरियड जब हम बात करते हैं तो जो नंबर ऑफ शेल्स है वो चेंज नहीं होते, नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें पीरियड नंबर 2 की, तो यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स में 2 ही शेल्स आ रहे हैं, के और एल। तो जब शेल्स इंक्रीज ही नहीं हो रहे तो रिपल्जन कैसे होगी? शेल्स इंक्रीज नहीं हो रहे तो इसका मतलब न्यूक्लियस पे चार्ज जो है वो बरकरार है, उसने अपना होल्ड बरकरार रखा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट में कोई चेंज नहीं आता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो शील्डिंग इफेक्ट के फिनोमिना को ओवरवेट कर देता है। ठीक है, ओवरकम कर देता है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि शील्डिंग इफेक्ट के ट्रेंड्स अलोंग द पीरियड तो कोई चेंज नहीं होता, अनचेंज रहता है, जबकि जब डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। डायग्राम देख लीजिए, अगेन वही बात प्रूव हो रही है। आप देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन के बारे में मैं आपको ये बताती चलूँ कि क्योंकि सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर तो शील्डिंग इफेक्ट की कोई वैल्यू ही नहीं है, यहाँ पे तो शील्डिंग इफेक्ट 0 है। क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट याद रखिएगा वहाँ पे होगा जहाँ पे 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। भाई 1 इलेक्ट्रॉन को दूसरा इलेक्ट्रॉन तो चाहिए होगा ना रिपेल करने के लिए। तो अगर हाइड्रोजन में सिर्फ है ही 1 इलेक्ट्रॉन तो वो किसके साथ रिपल्जन करेगा? वो तो इजीली अट्रैक्ट होगा न्यूक्लियस की तरफ। तो ये जो रिपल्जन का फिनोमेना है ये लिथियम से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे साइज और शेल्स जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं वैसे वैसे रिपल्जन इंक्रीज होती जा रही है और वैसे वैसे न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल जो है वो दूर होता जा रहा है। न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे होल्ड कम होता जा रहा है। तो जब होल्ड कम होगा तो इसका मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर सकते हैं, जो कि एम है किसका? शील्डिंग इफेक्ट का। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा होता है, लेकिन जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो आप नोट करो, देखो यहाँ पे ये जो सारा पीरियड दिया हुआ है इस पीरियड में आप देखो सब के सब के 3 शेल्स है, के, एल और एम। अब इन तीनों शेल्स में जब इलेक्ट्रॉन्स की प्लेसमेंट होती है तो इन पे जो न्यूक्लियस का होल्ड होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा रहता है। तो इस वजह से जो न्यूक्लियस का चार्ज है या न्यूक्लियस का होल्ड जो है वो ओवरकम कर देता है शील्डिंग इफेक्ट की प्रॉपर्टी को। इसलिए हम ये कहते हैं कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब हम आते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट अनचेंज्ड रहती है। ठीक है, अनचेंज्ड रहती है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। फिर हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टर्म जो है उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी एटम की वो एबिलिटी जिसके थ्रू वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट कर सके किसी भी बॉन्डिंग में, एक कंपाउंड में, तो इसका मतलब वो टर्म कहलाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, उसमें किसी एक मॉलिक्यूल में ये खासियत है कि वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन पेयर को ले सके। इस खासियत रखने वाले मॉलिक्यूल या एटम को इलेक्ट्रोनेगेटिव कहा जाएगा और इस फिनोमिना को क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाएगा। ठीक है,
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की वो एबिलिटी है जो कि उसको अलाउ करती है या उसको कंपेल करती है कि वो किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन का पेयर ले सके। ठीक है, फिर हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो प्रॉपर्टी है किसकी? पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स है, ठीक है, मेटल्स है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, तो ये प्रॉपर्टी जो है ये मोस्टली नॉन मेटल्स में होती है। यानी जो नॉन मेटल्स प्लेस किए गए हैं पीरियोडिक टेबल में, उनकी ये प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है, कि वो इलेक्ट्रॉन्स को छीन लेती है। तो ये प्रॉपर्टी मेनली नॉन मेटल्स की है। ठीक है, और मेटल्स का क्योंकि साइज भी छोटा होता है तो इसलिए न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी इस पर ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पेयर को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। न्यूक्लियर का चार्ज ज़्यादा होना मतलब ज़्यादा अट्रैक्शन होना, क्योंकि न्यूक्लियर का चार्ज ज़्यादा होना मतलब न्यूक्लियस इतना ताकतवर होना कि वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच सके। तो इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी ये प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नेचर में, यानी वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच सकते हैं। वजह क्या है कि उन पे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, तो उस न्यूक्लियर चार्ज के ज़्यादा होने की वजह से उनमें ये खासियत पैदा हो जाती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सके। ठीक है जी, फिर अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात तो हो गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे पहले कैलकुलेट किसने की थी? पॉलिंग नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज को कैलकुलेट किया था। उसका पूरा नाम लिनस पॉलिंग था, जिसको पॉलिंग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और उन्होंने ही सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यूज पे काम किया था। ठीक हो गया, देख लेते हैं हम पीरियोडिक टेबल में कि पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का। ठीक है, कि वो अलोंग द पीरियड क्या काम कर रहे हैं और डाउन द ग्रुप क्या उसका इफेक्ट होगा, इंक्रीज हो रहे हैं या फिर डिक्रीज हो रहे हैं। तो हम जब उसका ट्रेंड देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है उसकी वैल्यू डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, डाउन द ग्रुप वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड्स की, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग द पीरियड क्या ट्रेंड शो कर रही है और अक्रॉस द ग्रुप क्या ट्रेंड शो कर रही है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, और ये वैल्यू इंक्रीज होगी जब हम पीरियड में जाएंगे। ग्रुप में ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है और पीरियड में ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है जी, तो अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि फ्लोरीन का जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की फ्लोरीन की है, यानी पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है। ठीक है, और सीजियम की लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है, यानी जब डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जबकि ऊपर से जब हम आ रहे हैं तो उनकी वैल्यू ऊपर इंक्रीज थी। तो फ्लोरीन जो है वो एलिमेंट है जिसकी सबसे ज़्यादा सबसे हाईएस्ट नेगेटिविटी की वैल्यू है, जबकि सीजियम की सबसे लोएस्ट है। अब यहाँ पे इसी चीज़ को हम पीछे देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में आप देखो हमने किन दोनों की बात की थी, एक तो हमने बात की फ्लोरीन की, ठीक है, एक तो हमने बात की फ्लोरीन की, दूसरी हमने किसकी बात की? सीजियम की। सीजियम की वैल्यू हमने बताई है 0.7
जबकि फ्लोरीन की वैल्यू हमने बताई है 4.0। तो इसका मतलब अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को देखो तो इससे ये प्रूफ हो रहा है कि जब हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जबकि हम अलोंग द पीरियड जब आ रहे हैं तो ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना। फिर जब हम यहाँ से U जा रहे हैं तो भी ये वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ आते जाएंगे तो ये वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो है वो फ्लोरीन की है, यानी ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जबकि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो सीजियम है जिसकी वैल्यू हमारे पास 0.7 है। तो ये बात क्लियर हो गई कि डाउन द ग्रुप जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जबकि अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, आपको अगेन एरो के थ्रू पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। कहाँ पे, पीरियड में, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं। इसी तरह जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज देख लेते हैं हम। ये क्या है, सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज है। अब आप देखो किन दो एलिमेंट्स को मार्क किया गया है, सीजियम और फ्लोरीन को मार्क किया गया है। इसका मतलब सीजियम की लीस्ट वैल्यू है और फ्लोरीन की सबसे ज्यादा मोस्ट हाईएस्ट वैल्यू है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सीजियम है। आप यहाँ पे अब ग्रुप इन्हीं वैल्यूज के थ्रू आप देख सकोगे। आप देखो कि आप जब हाइड्रोजन से आते हो सीजियम की तरफ तो हाइड्रोजन की वैल्यू है 2.1, डिक्रीज हो के लिथियम की 1.9 हो गई, मजीद डिक्रीज हुई सोडियम की 0.9, पोटाशियम की 0.8, रुबिडियम की 0.8 अगेन, ठीक है, और सीजियम की 0.7। तो डाउन द ग्रुप वैल्यू क्या आ रही है, इंक्रीज आ रही है, डिक्रीज आ रही है। तो डाउन द ग्रुप वैल्यू क्या आ रही है, डिक्रीज्ड फॉर्म में जा रही है। अब हम इसी चीज को यूं देख लेते हैं, कैसे, पीरियड के फॉर्म में। तो आप देखो हाइड्रोजन वाले को हम स्किप कर लेते हैं, हम यहाँ पे दूसरे पीरियड को देख लेते हैं। ठीक है, हम इस पीरियड की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, इस पीरियड में लिथियम से स्टार्ट होते होते फ्लोरीन तक आते आते आपको वैल्यूज में क्या वेरिएशन नजर आ रही है कि लिथियम के 1.0 है, 1.5, 2.0। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, हम पीरियड वाइज बात कर रहे हैं कि पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट आते हैं तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये वैल्यूज मेंशन है, लिथियम से आते आते फ्लोरीन तक ये वैल्यू 4 तक पहुंच जाती है। 1 से स्टार्ट हो रही है, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 और 4। तो यहाँ से क्या पता चला हमें कि पीरियड में जब हम जाते हैं तो अलोंग पीरियड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज व्हाइल डाउन द ग्रुप द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिक्रीज्ड, और द लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑफ सीजियम, जबकि हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑफ फ्लोरीन। ठीक है जी, और जो हाईएस्ट वैल्यूज जिनकी अगर है तो आप अगर नोट करो वो सारे नॉन मेटल्स हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉपर्टी है ये मेनली होती है नॉन मेटल्स की, क्योंकि मेटल्स जो है उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी उनमें ये टेंडेंसी है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स किन को दे सके,
हेलोजेंस को दे सके। हेलोजेंस क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ठीक है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, जबकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जो है वो है हेलोजेंस, और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप है फर्स्ट ग्रुप जो कि है मेटल्स का। इसीलिए हम कहते हैं कि जब फर्स्ट ग्रुप और 17th ग्रुप में, जो कि इनके नंबर्स हैं, जब रिएक्शन होता है तो वो बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और ये इजीली उन इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव करते हैं, ठीक है। तो जो मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव और मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग होगी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? आगे चलते हैं। यूजेज पे जाने से पहले हम अब तक बात कर रहे थे न्यूट्रल एटम्स की, लेकिन अब हम देख लेते हैं कि न्यूट्रल एटम और आयंस के बीच में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। बल्कि न्यूट्रल एटम्स को नहीं, हम आयंस को कंपेयर कर लेते हैं। न्यूट्रल एटम की तो बात हो गई, अब हम आ जाते हैं कैटायंस और एनायंस पे, ठीक है। कैटायंस और एनायंस पे आ जाते हैं। कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, एनायंस नेगेटिवली चार्ज होते हैं। एग्जांपल हम ले लेते हैं सोडियम की और यहाँ पे क्लोरीन की ले लेते हैं, ठीक है जी। तो अब इस एग्जांपल में हमने क्या करना है कि हमने ये फाइंड आउट करना है कि भाई क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या फिर सोडियम में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये आयंस कैसे बने। आयंस कैसे बने? सोडियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूल था, जो कंपाउंड है, वो जब टूटता है तो वो कन्वर्ट होता है इन आयंस में, है ना। यही आयंस जब मिलते हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक है। यही आयंस जब मिलते हैं तो टेबल सॉल्ट बनाते हैं जो कि है सोडियम क्लोराइड। यही सोडियम क्लोराइड जब टूटेगा तो क्या किस में कन्वर्ट होगा? इन आयंस में कन्वर्ट होगा। अब ये आयंस कैसे बने, इस आयंस को हम जरा देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। ये रिएक्शन तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं कि स्ट्रक्चर में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से हमारे पास ये आयंस बन गए। तो अगर हम स्ट्रक्चरल फॉर्म में इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो आपको पता है कि सोडियम में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स और क्लोरीन में होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉन प्लेसमेंट देख लेते हैं। पहले में 2 है, दूसरे में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लास्ट में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह हम इसकी भी बना लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, कितने हो गए? ये 10 हो गए, है ना। और 14, 16 और 1 17, एक यहाँ बना लेते हैं क्योंकि हमने रिएक्शन शो करना है। अब आप देखो कि सोडियम जो है उसका आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और जो क्लोरीन है उसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो हम कहते हैं कि सोडियम मेटल है और सोडियम की ये टेंडेंसी है कि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर सकती है। इसी तरह हम ये भी कहते हैं कि हेलोजन के ग्रुप का ये जो क्लोरीन है इसमें भी ये ताकत है कि ये सोडियम से वो इलेक्ट्रॉन ले सके। जब ये सोडियम ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अब क्या हो गया? अब ये जो सोडियम आयन है इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी आ रही है? इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10। जबकि क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 18। अब क्या हो गया? पेयर्स बन गए, पेयर्स कंप्लीट हो गए, है ना। यानी जो सोडियम था फ्री स्टेट में तब वो 11 इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी स्टेबल नहीं था और क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी स्टेबल नहीं था। तो क्या किया कि इन दोनों ने आपस में रिएक्शन शो किया
उस रिएक्शन में सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करके दे दिया क्लोरीन को। तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स हो गए 17, 18 हो गए 17 के बजाय, और सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स 11 के बजाय 10 हो गए। अब इस 10 और इस 18 को आप याद रखिए, ठीक है। इस 10 और 18 को, इस नंबर को आपने याद रखना है। तो इस तरह से अब हमारे पास क्या बन रहे हैं, केटाइन और एनाइन। अच्छा जी, अब देखो केटाइन ने तो इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो मजीद तो केटाइन को जरूरत ही नहीं है, वो ले चुका है ना इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसने दिया था, सोडियम ने दिया था, तभी उस पर पॉजिटिव चार्ज आया। तो अब क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब जब भी इसको कोई इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये वापस से उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तब जाके आगे वो किसी और को बेशक डोनेट कर देगा। लेकिन अब क्योंकि वो आयनिक फॉर्म में है, तो इसको ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन के गेन होने की। तो जब आयंस हम कंपेयर करते हैं तो कैटाइंस जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एज कंपेयर टू एनाइंस। एनाइंस जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। मैंने आपको कहा कि ये 2 नंबर्स आप याद रखिएगा, और पीछे मैंने कहा कि जब फ्री स्टेट में एटम्स होते हैं तो वो स्टेबल नहीं होते, तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रिएक्शंस करते हैं। और वो स्टेबिलिटी, इन 2 नंबर्स को आप देखें, वो स्टेबिलिटी वो किस नंबर पे आके गेन करते हैं, इस पीरियोडिक टेबल पे हम आ जाते हैं। जब भी एलिमेंट्स रिएक्शन करते हैं तो हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि जो नोबल गैसेस है भाई, उनको रिएक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 0 है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्टेबल फॉर्म में है। तो जब बाकी भी एलिमेंट्स रिएक्शन करते हैं आपस में, जैसे अभी हमने सोडियम और क्लोरीन की बात की, तो सोडियम और क्लोरीन के केस में क्या हो जाता है कि हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो किसी ना किसी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा, हासिल करेगा। तो हमने जब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसके पास आ गए 10 इलेक्ट्रॉन। जब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसके पास आ गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब 18 जो है वो किसका एटॉमिक नंबर है, आर्गॉन का। क्लोरीन आर्गॉन के बिल्कुल करीब है। तो जो एलिमेंट भी रिएक्शन करता है वो अपने करीबी वाले नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हासिल करने की कोशिश करता है। जब वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेता है, इसका मतलब वो स्टेबल फॉर्म में आ जाता है। तो क्लोरीन 17 था, अब उसने एक इलेक्ट्रॉन हासिल करके 18 अपने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर दिए, तो इसका मतलब वो सिमिलरली आर्गॉन के जैसे स्टेबल हो गया है। इसी तरह से जो सोडियम था वो 11 था, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो 10 बन गया। तो अब सोडियम को आप देखो, सोडियम से 18 जो है वो काफ़ी दूर है, ठीक है, बीच में कई सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, तब जाके 18 आएगा। लेकिन 11 के पीछे फौरन ही यहाँ पे नियॉन है जो कि है 10। तो इसका मतलब नियॉन जो है वो सोडियम के करीब है, और उसने भी अपने करीबी नोबल गैस यानी नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि है 10 वो अटेन कर ली है। इस तरह से दोनों जो एलिमेंट्स है वो स्टेबल भी हो गए, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फिनोमिना है वो भी यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं यूजेज पे। यूज कहाँ होते हैं? जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज है वो असल में हमें प्रिडिक्ट करके बताती है रिएक्टिविटी के बारे में कि कोई एलिमेंट कितना रिएक्टिव है, एक। दूसरी चीज़ वो टाइप ऑफ बॉन्डिंग के बारे में बताती है कि वो बॉन्डिंग जो है वो आयनिक है, कोवेलेंट है, पोलर है या नॉन पोलर है, ठीक है जी। तो ये क्या है, ये इनके यूजेस हैं। यहाँ पे अगेन वही एग्जांपल शो है कि फ्लोरीन जो है उसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो जिसकी हाईएस्ट वैल्यू इसका मतलब हाईएस्ट रिएक्टिव। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब वो एलिमेंट उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। फिर बॉन्ड टाइप भी वो बताता है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 1.7 है तो इसका मतलब वो बॉन्ड जो है वो 50%
कौन सी बॉन्डिंग है, उसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग भी है और उसमें आयनिक बॉन्डिंग भी हो रही है। किसमें, जो कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, जो बॉन्ड बना रहे हैं मॉलिक्यूल्स, उसमें 50% चांसेस कोवेलेंट बॉन्डिंग के हैं और 50% चांसेस आयनिक बॉन्डिंग के हैं। कब, जब आपको पता होगी कि ये वैल्यू 1.7 है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है तो इसका मतलब वो जो बॉन्ड है वो आयनिक होगा। और जैसे जैसे ये डिफरेंस ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है, ये डिफरेंस इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे आयनिक कैरेक्टर जो है उस बॉन्ड का इंक्रीज होता जाएगा। यानी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इंक्रीज होगा उतना ही ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, यानी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इंक्रीज होगा उतना ही आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। इसका मतलब उतना ही आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा। ये तो आपको पता होगा कि तमाम बॉन्ड्स में से आयनिक बॉन्ड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, क्योंकि इसमें सिंपली डोनेशन हो जाती है, जबकि कोवेलेंट में शेयरिंग होती है। तो यहाँ पे फिर अगर डिफरेंस हमारे पास 0.5 से कम हो तो वो बॉन्ड होगा नॉन पोलर। अगर जो है 0 से ज़्यादा हो और 1.7 से कम हो, क्योंकि 1.7 पे तो हम कह रहे हैं कि वो आयनिक और कोवेलेंट का 50-50% है। 1.7 से कम हो, 0.5 से ज़्यादा हो, तब वो बॉन्ड होगा पोलर कोवेलेंट टाइप का बॉन्ड। तो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या क्या चीज़ें पता चली, हमें बॉन्ड का टाइप भी पता चला कि किस टाइप की बॉन्डिंग हो रही है, और हमें ये भी पता चला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस्ड पे हम रिएक्टिविटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब वो जो एलिमेंट है वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो इस हिसाब से जो 17th ग्रुप है, जो हैलोजेंस है, वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल के होते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।